नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि एपीओ 70% की तैयारी कैसे करें। आपको पता है कि एनसीआर में एपीओ 70% निकला हुआ है। उस संबंध में जो है आप लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं और मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम में भाग लें और तैयारी करें, जिससे कि अच्छे से अच्छे लोग एपीओ में सिलेक्ट हों और आएँ। उसी संबंध में मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए कि एपीओ 70% की तैयारी कैसे करें। आपको पता है कि जो 70% है ये सीनियरिटी बेस्ड होता है। इसमें सीनियरिटी को पहले महत्व दिया जाता है। यदि एक जूनियर कर्मचारी 70% अंक लाता है और एक सीनियर 60% भी अंक ले आता है तो सीनियरिटी को वेटेज दिया जाएगा और सीनियर कर्मचारी ही सिलेक्ट होगा। तो उसी अनुसार आपको तैयारी करनी है, उसी से मेहनत करनी है। जो सीनियर लोग हैं इस समझिए कि उनके लिए ही है कि उनको 60% कम से कम पास होने के लिए नंबर जो चाहिए वो कैसे प्राप्त करें। जैसे कि मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और जो सिलेबस में भी है, सबसे पहले उनको जो हिंदी है, राजभाषा हिंदी, उस पर फोकस करना चाहिए। वो 10% का आता है क्वेश्चन, बहुत बड़ा तो नहीं है, लगभग 2-3 पेज का होगा ये पूरा राजभाषा। आप उस 3 पेज को अच्छी तरह से राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, आप उनको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। राजभाषा के जो नियम हैं उनको अच्छी तरह से अध्ययन करिए। कहाँ पर लागू है, कहाँ लागू नहीं है, कब से लागू हो गया है, और उसके जो 2-3 एग्ज़ाम हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। और आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। जब हम लिखित की बात करते हैं, लिखित में आप बहुत सारे अपने अनुभव भी शेयर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से भी लिख देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका जो आंसर है उसी से आपको छांटना है, ऑप्शन से ही, उसी में आपको टिक करना है। आपको अपना जो क्रिएटिव माइंड है वो यहाँ पे उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वही पढ़िए और सटीक पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव में पहले हम जो बहुत सारी चीज़ें अपने से लिखते थे वो सारी चीज़ें लिखने का यहाँ मौका नहीं मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे उसी पे ही टिक मार्क करना है, और ऑप्शन ऐसे होंगे कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उसके लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। पहला आप वार करिए किस पे? राजभाषा पे। दूसरा जो आपको वार करना है वो करना है सेटलमेंट। सेटलमेंट जो कि मुख्य रूप से पूछा ही लगभग जाता है, इसमें भी आपको अंदर जाकर अच्छी तरह से पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको निकालने हैं। क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आप एग्ज़ाम जरूरी नहीं कि पास कर लें। आप सब्जेक्टिव पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, पर उसमें से ऑब्जेक्टिव निकालिए और फिर ऑब्जेक्टिव हल करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे जो है प्रतियोगी छात्र बनेंगे और पास हो जाएंगे। पहला राजभाषा, दूसरा सेटलमेंट, और तीसरा जो मुख्य रूप से है, जो कि ये मैं समझता हूँ जिसने पढ़ाई किया है अभी तक, जो इस्टेब्लिशमेंट का ज्ञाता है, इस्टेब्लिशमेंट के जो है जूनियर क्लास, सीनियर क्लास इसमें पढ़ाई किया है, और या जो लगातार काम कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, उसके लिए है। सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में
पैनल की अवधि कितनी होती है, सिलेक्शन पोस्टें क्या है, नॉन सिलेक्शन पोस्टें क्या है, कैलेंडर सिलेक्शन कैलेंडर क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें इससे संबंध में डीप में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि नॉर्मल हम लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। संबंधित अधिकारी ने एक क्वेरी कर दिया कि इसका शेड्यूल ऑफ पावर ये इसको किस नियम के तहत किया जाता है, तो जो हमारे संबंधित लिपिक लोग हैं झल्ला जाते हैं, सोचते हैं इसमें कौन से नियम है, ये कोई नियम नहीं है, ये तो हम अभी तक ऐसी प्रथा चली आई है, उसी प्रथा के अनुरूप हम लोग जो है काम करते हैं। जबकि आपको समझना होगा कि जो प्रथाएं हैं वो किसी न किसी नियम से कभी न कोई ऐसा नियम बनाया गया होगा जिससे कि वो प्रथा चालू हो। तो आपको नियम ढूंढना है कि ये पता करना है कि प्रथा कब से चालू हुई है, तब आप जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि उस समय ऐसा नियम था और उसी नियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है या की जानी है। ये आपको इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी से पढ़ाई करेंगे। यदि आप एपीओ बन जाते हैं तो यही ज्ञान आपको आपके फाइल डीलिंग में काम आएगा। राजभाषा, सेटलमेंट और आपका सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन, और फिर आपका आ जाता है आरटीआई। आरटीआई में आपको बहुत ही कम है, लेकिन उसमें से भी आपको आरटीआई पूछा जाएगा कि आरटीआई जो है अपील करता जवाब कितने दिन में दिया जाना चाहिए, अपील कितने दिन में की जानी चाहिए, अपीलेंट अथॉरिटी कितने दिन में उसका जवाब देगा, सीआईसी कितने दिनों में की जानी चाहिए। तो एक कुछ चीज़ें शॉर्टकट हैं जो कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आरटीआई में बनते हैं, उस आरटीआई के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको ये भी है कि यदि आप लिपिक के पद पे हैं, मतलब चीफ ओएस के, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या आप पढ़ेंगे, उसके बारे में लगभग 4-5 साल का है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पुराने पैटर्न ज़्यादा आपके काम नहीं आएंगे। नई सारी चीज़ें आप पढ़िए। 5 साल के ही एग्ज़ाम, 5 क्वेश्चन पेपर, उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सिलेबस है या हमारे जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आते हैं। राजभाषा कंपलसरी है, सेटलमेंट लगभग कंपलसरी है, इतना चीज़ें कंपलसरी है। लीगल पे आप ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीजी पे जाइए। सीजी की प्रक्रिया, कितने साल तक डीआरएम साहब दे सकते हैं, किस कैटेगरी तक किस डीआरएम साहब दे सकते हैं, जीएम साहब के पास कब जाएगी, ट्रांसफ़र के केसों में इसी तरह से। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए आपको तैयारी करनी है और आप हर उस चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। लगता है आपको कि संबंधित अधिकारी द्वारा फालतू के क्वेरी की जाती है, लेकिन वही क्वेरी आपके लिए यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगी। उन क्वेरी को आप सावधानी से पढ़िए, उन क्वेरी पे आप झल्लाइए मत। वही क्वेरी पे ये छोटी छोटी हैं आपके ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे। एलटीसी अभी लेटेस्ट आपका सिलेबस आया है। एलटीसी, इसके बदले में आपको कहीं जाना नहीं है और आपको पैसा मिलेगा, उसको पढ़िए। पास रूल्स में छोटी छोटी चीज़ें, राजधानी में कितनी सीटें एलिजिबल आपके लिए इंटाइटल्ड हैं, शताब्दी में कितनी सीटें इंटाइटल्ड हैं, यदि एक लोको पायलट है तो उसको कौन से क्लास का पास मिलेगा, ठीक है। तो डीएनडीआर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आती ही आती हैं, जो आपके फॉर्म से हैं, और उनका रिव्यू ऑफिसर कौन होगा, वो कब अपील कर सकता है, डीआरएम बड़ा होता है या पीएचओडी बड़ा होता है रिव्यू करने के लिए,
तो कहने का मतलब ये है कि D&R और सिलेक्शन दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको डीप में जाने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नॉर्मल व्यवहारिक रूप में आप पढ़ लेंगे। जैसे कि राजभाषा है, मैंने कहा कि 3 पेज होंगे, 3 पेज आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और एक तरह से रट्टा भी मार लेंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव आपके पूरे मिल जाएंगे। सेटलमेंट में भी आप लगभग इसी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन D&R और सिलेक्शन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको डीप में जाने की ज़रूरत है। यदि आप डीप में नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे डीप में, तो आप ऑब्जेक्टिव आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको सिर्फ 4 जगह वार करनी है, आपको एग्ज़ाम अच्छे ऑटोमेटिक आप मेरे हिसाब से पास हो जाएंगे। राजभाषा, सेटलमेंट, D&R और सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन में कई चीज़ें आ जाती हैं आपकी, मतलब पूरा इस्टेब्लिशमेंट सिलेक्शन में काफ़ी कवर हो जाता है जब आप इसको पढ़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती हैं। यदि और आपको जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube में आप कमेंट्स करिए, मैं और आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगला मैं वीडियो और अच्छी तरह से आप लोगों के अनुभवों के आधार पे